तो भाई कल के दिन एसआरएच वर्सेस गुजरात के मैच के बाद हम ये कह सकते हैं कि एसआरएच कल के दिन ऐसी तीसरी टीम बन गई है जो आईपीएल 2025 के प्लेऑफ से पूरे तरीके से रूल्ड आउट हो चुकी है। हाँ, ऑफिशियली रूल्ड आउट नहीं हुई है, नंबर्स थोड़ा इधर उधर घुमा के बहुत सारी कंडीशंस लगा के एसआरएच अब भी प्लेऑफ में क्वालिफाई हो सकती है, लेकिन 99.99999999% आप मान सकते हैं कि एसआरएच फिलहाल प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। राजस्थान और सीएसके ऑलरेडी रूल्ड आउट हो चुके थे, अब एसआरएच ने भी उनको ज्वाइन कर लिया है। तो अब एसआरएच, सीएसके और राजस्थान के बीच एक छोटी मोटी होड़ इस चीज की हो सकती है कि आखिर पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे कौन रहेगा। मेरे हिसाब से तो सीएसके ही रहेगी। अब भले ही देखो कल के दिन गुजरात टाइटंस जीती और गुजरात टाइटंस की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में क्वालिफाई होगी, लेकिन यहां पर एक बहुत ही कड़वी बात कहना चाहूंगा कि गुजरात टाइटंस अगर प्लेऑफ में पहुंचती है तो जितनी भी 4 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई होंगी ना, उन सभी टीमों में गुजरात की मेरे हिसाब से सबसे कम चांसेस हैं कि वो आईपीएल 2025 जीतेगी, क्योंकि भाई गुजरात जो है अभी तक बैटिंग के मामले में पूरे तरीके से अपने टॉप 3 बैट्समैनों पर डिपेंडेंट रही है, क्योंकि भाई इनके टॉप 3 बैट्समैन हर मैच में चले जा रहे हैं, हर मैच परफॉर्म करके आते हैं। तो अगर किसी भी मैच में इनके टॉप 3 में से 2 प्लेयर भी नहीं चले ना, या फिर समझ लो किसी मैच में इनको एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिली, तो भाई ये बहुत ही आसानी से हारेंगे, क्योंकि नीचे के बैट्समैनों ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करा है। नीचे के बैट्समैनों को वो कंडीशंस ही नहीं मिली हैं जहां पर असल उनका टेस्ट हो सके। तो जिस दिन वो मौका आएगा, वो मौका मुझे लग रहा है सीधे देखना प्लेऑफ में ही आएगा, और उस दिन गुजरात को पता चलेगा कि टॉप 3 ने जो कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया है ना, ये असल में इनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। भाई गुजरात के टॉप 3 बैट्समैन इतने बवाल हैं कि फिलहाल अगर हम ऑरेंज कैप की रेस देखें तो जहां साई सुदर्शन के सर पे ऑरेंज कैप सजी हुई है, वहीं जॉस बटलर 3rd लीडिंग रन गेटर बन चुके हैं और गिल भी इस रेस में पूरे तरीके से भाग रहे हैं 4th लीडिंग रन गेटर बनके। और ये जो तीनों ही बैट्समैन है ना भाई, चाहे हम साई सुदर्शन की बात करें, चाहे जॉस बटलर की बात करें, या फिर चाहे शुभमन गिल की बात करें, इन तीनों ने ही आईपीएल 2025 में 5-5 अर्धशतक लगा दिए हैं। तो कल के मैच के बाद जहां गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल पे 2nd पोजीशन पे आ चुकी है, ऑरेंज कैप भी गुजरात टाइटंस के पास है, पर्पल कैप भी गुजरात टाइटंस के पास है। और भाई इस आईपीएल 2025 की सबसे खास बात यह रही है कि भाई लगभग हर मैच के बाद ऑरेंज कैप किसी और के पास चली जाती है, पर्पल कैप किसी और के पास खिसक जाती है। और देखो जहां हम शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन की बात कर ही रहे हैं, तो अगर सबसे पहले गिल की बात करें ना, तो गिल भाई लगातार हर मैच में परफॉर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए उनको अक्सर सुनाया जाता था कि ये रन तो मारते हैं, लेकिन ये रन अक्सर अपने लिए मारते हैं, इनकी स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन अगर हम शुभमन गिल की पिछली 4 50s पे नजर डालें तो उन 4 अर्धशतक में इनकी भाई जो स्ट्राइक रेट रही है वो रही है 157.89 की, 163.64 की, 168 की और 200 की। मतलब गिल ने इस बार साबित करा है कि भाई साहब हमको रन भी मारने आते हैं और ये रन तेजी से मारने भी आते हैं। कल के दिन शुभमन गिल ने एक और कारनामा किया कि भैया लगातार 6 सीजन्स में उन्होंने अपने 400 रन कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ गिल ने एक बार फिर से बता दिया है कि भाई बंदे में कंसिस्टेंसी तो है। और जहां बात आती है कंसिस्टेंसी की, तो आखिर भैया हम साई सुदर्शन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ये बंदा तो हर मैच में चलता ही चलता है भाई, हर मैच में परफॉर्म करता ही करता है। अगर इस बंदे के हम पिछले 14 इनिंग्स के स्कोर देखें, 39 पे 65, 49 पे 84 नॉट आउट, 14 पे 6, 51 पे 103, 41 पे 74, 41 पे 63, 36 पे 49, 9 पे 5, 53 पे 82, 37 पे 56, 21 पे 36, 36 पे 52, 30 पे 39 और 23 पे 48। मतलब पिछली 14 इनिंग्स में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि साई सुदर्शन सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए हैं, और भाई सिर्फ वही ऐसे मैचेस रहे हैं जहां पे साई सुदर्शन ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। अगर एक बार ये डबल डिजिट में आ जाते हैं तो फिर भाई बड़ी पारी ही खेल के मानते हैं। यही रीजन है कि भैया साई सुदर्शन को बहुत ही सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है आईपीएल के बाद होने वाली इंग्लैंड सीरीज के लिए। जो इंग्लैंड में जाके भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, बहुत चांसेस हैं कि साई सुदर्शन एज अ बैकअप ओपनर हमको उस टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। वैसे जहां हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की बात कर रहे हैं, तो देखो ये तो हमको पता ही है कि इंडिया का हाल पिछले कुछ वक्त में टेस्ट के अंदर बहुत ही बेहाल रहा है। न्यूजीलैंड से घर पे 3-0 से टेस्ट सीरीज हारे थे, फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी गवा के आए थे, और भाई उस वक्त पे हर किसी को यह लग रहा था कि यार इंडियन टीम जो है वो शामी को काफी ज्यादा मिस कर रही है। इंडियन टीम जो है कुछ ज्यादा ही बुमराह पे डिपेंडेंट हो गई है। सिराज जो हैं वो उस लेवल के बॉलर नहीं हैं जिनसे विपक्षियों की फटे। हाँ, एक अच्छे खासे बॉलर जरूर हैं, काफी मेहनत करते हैं, विकेट भी लेते हैं, तो वो एक अच्छे बॉलर तो हैं, लेकिन शामी जो इंपैक्ट क्रिएट करते थे वो इंपैक्ट सिराज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में बुमराह पे काफी बोझ बढ़ रहा था, और हर कोई इस बात से खुश था कि फाइनली मोहम्मद शामी लौट आए हैं। लेकिन आज मुझको बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शामी भाई बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि वो एक वक्त हुआ करते थे। आईपीएल
2025 में उनकी परफॉर्मेंस काफी वाहियात रही है। देखो विकेट्स तो आसानी से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तेजी के साथ वो रन देते हैं, जितनी आसानी से बैट्समैन उनको चौके छक्के लगा रहे हैं, ये देख के भाई यही कहना सही होगा कि शामी सच में अब बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि वो एक वक्त पे हुआ करते थे। भाई कल के मैच में भी मात्र 3 ओवर में उन्होंने 40 रन दे दिए, लेकिन भाई मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा बीसीसीआई से कि प्रसिद्ध कृष्णा पे ध्यान दीजिए। सच में उस बंदे ने इस सीजन में काफी ज्यादा इंप्रेस करा है। इवन कल के मैच में भी 4 ओवर में मात्र 19 रन दे के 2 विकेट लिए। और भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस सीजन में या फिर कहें पिछले 51 सीजन से राशिद खान को क्या हो गया है। भाई कल के दिन 3 ओवर में 50 रन दे दिए। भाई राशिद खान जैसा बॉलर 3 ओवर में 50 रन पिट जाए और एक विकेट भी ना ले, और ऐसा सिर्फ कल के मैच में नहीं हुआ है, बहुत से मैचेस में हो चुका है। तो क्या यह भी कहना सही होगा कि राशिद खान का भी वैसा कहर अब नहीं रह गया है जैसा कि एक वक्त पे हुआ करता था? बात तो सही है। खैर जहां कल के मैच की बात हो गई है, तो यहां पर मैं कुछ और बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहूंगा। अभी मैंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का जिक्र करा और मैंने कहा कि साई सुदर्शन की बहुत चांसेस हैं कि वो आने वाली इस सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन भाई एक ऐसा प्लेयर है जो बीसीसीआई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को इस सीरीज में लेके जाइए, मैं आपके लिए सच में बहुत कुछ उस सीरीज में कर सकता हूं। और वो प्लेयर हैं नन अदर देन चेतेश्वर पुजारा। जी हां, चेतेश्वर पुजारा ने कल के दिन बीसीसीआई से ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट करी है, भाई प्रार्थना करी है, जहां उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने के बाद भी इंडियन टीम का हिस्सा ना हो पाना मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। टीम इंडिया ने 20 सालों से इंग्लैंड में कोई सीरीज नहीं जीती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपना बेस्ट देना चाहूंगा। अगर टीम को मेरी जरूरत हो तो बीसीसीआई वालों, सच बताऊं तुमको पुजारा की जरूरत है, क्योंकि भाई अभी हाल ही में जो हम सीरीज हारे, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें, चाहे घर पे जो न्यूजीलैंड से हमने क्लीन स्वीप करवाया, भाई जितना हम लोग शामी को मिस कर रहे थे उतना ही भाई हर मैच में हर कोई ये कह रहा था कि पुजारा होते ना तो शायद वो हाल नहीं होता इंडिया का जो कि उन सीरीज में हुआ था। मुझे नहीं पता कि पुजारा आएंगे तो भाई उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जैसे वो किया करते थे, लेकिन भाई जिस तरीके से इन पिछली टेस्ट सीरीज में इंडिया का डाउनफॉल होता था ना, तो पुजारा को सब इसलिए भी याद करते थे कि पुजारा भले ही रन नहीं मारते थे लेकिन 70, 80, 90 बॉल्स खेल जाते थे, भले ही 20-25 रन मारते थे। तो उस वजह से जो नीचे के बैट्समैन आया करते थे ना भाई, उनके लिए खेलना आसान हो जाया करता था, क्योंकि बॉल जो है काफी पुरानी हो जाती थी, जो पेसर्स होते थे वो थक जाते थे। तो ऐसे में इसका फायदा नीचे के बैट्समैन उठाते थे। यही रीजन है कि जब पुजारा नहीं भी चला करते थे तब भी इंडियन टीम काफी मैचेस जीता करती थी। तो ऐसे में अगर पुजारा एक बार फिर से वापस आ जाएं तो शायद टेस्ट क्रिकेट के वो जो पुराने सुनहरे दिन हुआ करते थे वो भी वापस आ जाएं। आप लोग को क्या लगता है कि क्या पुजारा को यहां पे सीरियसली कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि पुजारा ने सच में डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले कुछ वक्त में काफी इंप्रेस करा है। तो ऐसे में मैं तो चाहूंगा कि पुजारा वापस से टेस्ट टीम में आए। आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खैर सोचने से याद आया कि भाई पता नहीं कल के दिन हमारे कोहली भैया ने क्या सोचा कि उनसे इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी गलती हो गई, या फिर उन्होंने वो चीज जानबूझ के करी, लेकिन जब दुनिया की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने एक जानबूझ के करी गई चीज को गलती की तरह दुनिया को दिखाना सही समझा। हुआ असल में ये कि विराट कोहली के अकाउंट से कल के दिन अवनीत कौर जो है सेलिब्रिटी हैं, छोटी मोटी मूवी भी कर चुकी हैं, इंस्टाग्राम पे काफी छाई रहती हैं, तो उनके एक फैन पेज ने उनकी एक फोटो पोस्ट करी और उस फोटो को लाइक किसने करा? नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ने। कर सकते हैं भाई, अपनी पर्सनल लाइफ है, बंदे को फोटो अच्छी लगी होगी, बंदे ने लाइक कर दी होगी, लेकिन लोगों ने भाई इस बात को इतना ज्यादा उछाल दिया। और देखो उछलना तो था ही, क्योंकि कोहली भैया के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े खुद भी सेलिब्रिटी हैं, तो हर किसी की नजर उन पर बनी रहती। तो जैसे ही उन्होंने उस फोटो को लाइक करा, चारों तरफ बात फैल गई कि कोहली भैया जो है चुपके चाप अवनीत कौर की फोटोज लाइक कर रहे हैं। बस फिर क्या, कोहली भैया इंस्टा पे एक स्टोरी डालते हैं जहां वो लिखते हैं कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जब मैं अपना फीड क्लियर कर रहा था तो शायद एल्गोरिथम ने गलती से कोई इंटरैक्शन रजिस्टर कर लिया, उसके पीछे मेरा कोई इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पे बिना वजह हवा में कोई भी बात ना करें, बेकार के यहां पे आकलन ना लगाएं। आपके समझने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब देखो भाई, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कोहली भैया से कुछ गलती हो गई या फिर इंस्टा के एल्गोरिथम से कोई गलती हो गई कि कोहली के अकाउंट से उनकी फोटो लाइक हो गई। कर दी होगी भाई, फ्लो में अच्छी लगी होगी, कर दी होगी लाइक, भाई कर देते हैं लोग, ठीक है, शादीशुदा है तो क्या हुआ, हो जाता है लाइक। लेकिन जैसा मैंने कहा, लोगों ने इस बात को इतना उछाल दिया कि कोहली भाई को सामने आके सब कुछ क्लियर करना पड़ा। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहे हैं।
इससे आगे बढ़ते हुए भाई कल के दिन एक और बहुत बड़ी अपडेट आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता है। मजबूरी में जब आईसीसी इवेंट में कोई मैच खेलना पड़ जाता है तो खेल लेते हैं। और जब हाल ही में पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद तो यह भी खबर आई कि बीसीसीआई ने आईसीसी से रिक्वेस्ट करी है कि आने वाले किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में ना रखा जाए। भारत जो है वो पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहता है पाकिस्तान से खेलना। लेकिन कल के दिन एक और खबर सामने आती है कि कुछ ही वक्त में भारत जो बांग्लादेश जाने वाली थी, जी हां, भारत बांग्लादेश जाने वाली थी, एक सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश का टूर करने वाली थी, उस सीरीज को कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि भाई ये जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन चल रहा है उस वजह से भारत ने कहा कि पाकिस्तान से दूरी बना के रखी है तो बांग्लादेश वाले भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, इनसे भी दूरी बनाना सही होगा। आप लोग का बीसीसीआई के इस डिसीजन के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तो भाई इस डिसीजन के पूरे साथ हूं। मैंने कुछ वक्त पहले भी कहा था कि भाई इनको इनके खिलाफ भी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान बराबर ही हैं। खैर जहां पाकिस्तान की बात निकली ही है तो यहां पर भाई मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में भारत की सरकार ने जो एक डिसीजन लिया था कि जो भी पाकिस्तान के बड़े यूट्यूब चैनल्स थे, जो बड़े बड़े इंस्टा अकाउंट्स थे, उनको भाई इंडिया में बैन कर दिया था। कल के दिन भाई बाबर आजम का भी जो इंस्टा अकाउंट है वो इंडिया में बैन हो चुका है। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी बैन हुआ था। तो ये भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग बाबर आजम को फॉलो कर रहे थे, जो इंडिया के बंदे थे, अब वो थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे, थोड़ी सी अकल लगाएंगे, बेकार में उनके फॉलोअर्स बना के उनको जो 2-4 पैसे मिलते हैं वो बनाने में मदद नहीं करेंगे। आप लोग का इस फैसले के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।